तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इंडियन हिस्ट्री में फ्रीडम स्ट्रगल को डिस्कस करने वाले हैं और ये जो टॉपिक रहेगा, ये आपका सिर्फ और सिर्फ जो जेकेपी कांस्टेबल है, उनके सिलेबस में जो टाइमलाइन लिखी थी फ्रीडम स्ट्रगल की, उस पर आज हम क्या करने वाले हैं, फोकस करने वाले हैं। ये टॉपिक मैं रिपीट कर देता हूं, ये टॉपिक सिर्फ टाइमलाइन पर बेस्ड होगा। ज्यादा डिटेल्ड वे में इस टाइमलाइन को हम नहीं समझाएंगे। ये वीडियो सिर्फ टाइमलाइन आपको याद रखनी है, कौन से साल में क्या हुआ है। ऐसे तो जब हम इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो हमें काफी टाइम लगता है, बट आज जो स्पेशली हम जो करने वाले हैं वो सिर्फ टाइमलाइन पर फोकस करने वाले हैं। तो आपको सिर्फ टाइमलाइन पर ध्यान रखना है, कौन से साल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं। तो हमारा जो टॉपिक है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जिसमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स तैयार करेंगे, याद करेंगे, जो आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला है, अगर हम बात करें फ्रीडम स्ट्रगल की, तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 से आप सब वाकिफ होंगे। और रिवॉल्ट जो 1857 हुआ था, ये एक पहला स्टेप लिया गया था कि किस तरह से ब्रिटानिया हुकूमत को देश से खदेड़ा जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। आपको याद रखना है एग्जाम के लिए कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस रिवॉल्ट ऑफ 1856 को कहा जाता है। क्यों हुआ था? मंगल पांडे जी का नाम आप सबने सुना होगा कि किस तरह से उनको राइफल को यूज करने के लिए कहा था, और जो राइफल थी उसके कारतूस को मुंह से खोला जाता था, और उस कारतूस में आपको पता है राइफल में क्या था? पिग मीट, काउ मीट। पिग मीट जो मुस्लिम्स के लिए गलत बात थी, काउ मीट जो हिंदुओं के लिए गलत बात थी। तो उस राइफल को खोलने, मुंह से खोलने के लिए कहा था, जिसमें मंगल पांडे ने क्या कर दिया था? मना कर दिया था और अपने सीनियर्स पर गोली चला दी थी, और वहां से बिगुल फूंक दिया गया था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं कि किस किस वजह से ये स्टार्ट हुआ। तो इमीडिएट कॉज क्या है रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, हम सिर्फ कन्फाइन वे में आज पढ़ने वाले हैं, प्रिसाइसली हम पढ़ने वाले हैं। हमको सिर्फ टाइम लाइन पे फोकस करना है। अगर मैं रिवॉल्ट पढ़ाने बैठूंगा तो हमको 2 से 3 दिन लगेंगे। तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जेकेपी कांस्टेबल के जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए टाइमलाइन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो जो मैं करवा रहा हूं वो एनफ होगा आपके एग्जाम के लिए। तो यहां पर जो है इमीडिएट कॉज क्या है? एनफील्ड राइफल, जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि जो कारतूस था जिसको मुंह से खोलकर भरा जाता था उस राइफल में, तो वो एक कारण बना एनफील्ड राइफल। ये कार्टेजेस ग्रीस्ड विद काउ एंड पिग फैट, मैंने आपको कहा जो उसमें काउ और कारतूस में काउ और पिग फैट का यूज हुआ था, उसको जब मुंह से खोलना, जब उसको मुंह से खोलने के लिए कहा गया मंगल पांडे जी को, तो लड़ाई हो गई। Offending both Hindu and Muslim soldiers sparked the first organized armed uprising against British rule। तो मैंने आपको थोड़ा बता दिया, एनफील्ड राइफल की वजह से ये स्टार्ट हुआ था। इसमें जो की लीडर्स, जो इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन कौन है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई कहां से लड़ रही थी? झांसी से। बहादुर शाह जफर को डिक्लेयर किया गया था कि वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के लीडर होंगे। नाना साहेब कानपुर से लड़ रहे थे, कुंवर सिंह बिहार से लड़ रहे थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम में पूछी हुई है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद हुआ क्या? बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ, जिससे क्वीन परेशान हो गई, और वहां से फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया गया, उसको पास किया गया, और ये कहा गया कि अब जो है कंपनी का रूल भारत में नहीं रहेगा, अब सीधा का सीधा रूल किसके पास चला जाएगा? क्राउन के हाथ में चला जाएगा। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 एनफील्ड राइफल के कांड से शुरू होती है। बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन मैंने आपको बता दिया। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया जाता है रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद। आपको याद रखना है गवर्नर जनरल कौन थे उस समय? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। मैं फिर से बता रहा हूं, ये प्रिसाइज वे में हम पढ़ रहे हैं, हम ज्यादा इलेबोरेट चीजों को नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टाइमलाइन याद रखनी है और कुछ इंपॉर्टेंट लोग याद करने हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 क्या किया गया? पास किया गया, जिसमें कंपनी रूल को एंड कर दिया गया, और क्राउन ने अपने हाथ में डायरेक्ट क्या ले ली? कंट्रोल ले लिया भारत का। तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी एंड इट्स इंपॉर्टेंट सेशंस। तो आपको याद रखना है, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने बनाया, कब बना? 1885 में। डेट याद रखनी है, बस आपको सिर्फ टाइमलाइन पर ईयर याद रखने हैं, दैट्स इट। आपका काम बन जाएगा एग्जाम में, आपको मास्टर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूं, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये प्रिसाइजली वे में हम इसको पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ टाइमलाइन को डिस्कस कर रहे हैं और इलेबोरेट इसको नहीं कर रहे। इलेबोरेशन के लिए हम आने वाले दिनों में और इलेबोरेट वे में इसको पढ़ाएंगे, तब तक हमारे साथ बने रहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी, किसने बनाई? ए.ओ. ह्यूम ने बनाई। और भी बड़े सारे लोग थे इसमें, दादा भाई नौरोजी थे फाउंडिंग मेंबर्स, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे फाउंडिंग मेंबर, वही डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो पहले प्रेसिडेंट भी बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो अभी अभी के लिए आपको याद रखना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी, किसने बनाई? ए.ओ. ह्यूम ने बनाई। इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस है, जैसे 1885 वाला फर्स्ट सेशन हुआ था,
1885 वाला फर्स्ट सेशन हुआ था और ये कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी। तो आपको याद रखना है पहला सेशन आईएनसी का 1885 में हुआ। कहाँ हुआ? बॉम्बे में हुआ। और इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी। 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सूरत स्प्लिट में कांग्रेस दो भागों में बढ़ गई, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, आगे जिक्र करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट, डिवाइड हुआ। 1916 में लखनऊ में सेशन हुआ, जहां पर फिर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में समझौता हुआ, लखनऊ पैक्ट साइन किया गया। 1920 में नागपुर में सेशन होता है, जिसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अप्रूवल मिलता है। 1929 का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये याद रखना। 1929 लाहौर में ये सेशन हुआ और यहां पर पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन डिक्लेयर किया। पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो आपको याद रखना है, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद कराची में सेशन होता है, जहां कराची सेशन होता है 1931 में, जहां फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रेजोल्यूशन पास होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर देना। आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखनी है। 1938 में हरिपुरा सेशन होता है, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। तो इनके बारे में आपको याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस आईएनसी के प्रेसिडेंट कब बने? 1938 में। 1939 त्रिपुरा सेशन होता है, बोस को दोबारा चुना जाता है, बट गांधी जी के कन्फ्लिक्ट की वजह से वो इस्तीफा दे देते हैं। ये तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेशन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी मूवमेंट एंड बाइकॉट मूवमेंट, जैसे आप यहां पर देख रहे हो, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल को क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया। डिवाइड किया गया था, अंग्रेजों ने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन के नजरिए से हम देखें तो हम बंगाल को नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए हम बंगाल को क्या करते हैं? डिवाइड कर रहे हैं। बट उनकी असली मंशा ये थी कि बंगाल को डिवाइड उन्होंने रिलीजन बेस पे किया था, एक तरफ हिंदू मेजोरिटी और दूसरी तरफ मुस्लिम मेजोरिटी। इसका पूरा जोर क्या किया? अगेंस्ट हुए। भारतीय जितने भी लोग थे वो सारे क्या हुए? इस पार्टीशन ऑफ बंगाल के क्या अगेंस्ट हुए और उन्होंने मूवमेंट चलाई। वो क्या क्या मूवमेंट है? द पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ? आपको ईयर याद रखना है, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। तो आपको दो इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा गया है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल का ईयर क्या है? 1905। और उस समय कौन थे गवर्नर, उस वाइसरॉय? तो लॉर्ड कर्जन उस समय क्या थे? आपके वाइसरॉय थे भारत के। तो इसकी वजह से यहां पर क्या हो गया? लड़ाई झगड़ा हुआ। आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे लाल बाल पाल ट्रायो, आपको याद रखना है, ये एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, आपको इनके बारे में याद रखना है। बड़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि लाल बाल पाल कौन थे? ये एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस के लीडर्स थे। एक्सट्रीमिस्ट में आते हैं लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पॉल से बिपिन चंद्र पॉल। तो यहाँ पर तिलक महाराज है, बिपिन चंद्र पॉल है, लाला लाजपत राय है। तो लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पॉल। एक और है, चौथा भी पूछते हैं, आपको याद रखना है, औरोबिंदो घोष। औरोबिंदो घोष। तो फोर्थ वाला है अरोबिंदो घोष। ट्रायो के अलावा इनके साथ एक और चीज, एक और इंसानियत, एक और शख्सियत जुड़ी थी, जिनका नाम था अरोबिंदो घोष। तो आपको याद रखना है, लाल बाल पाल, ये जो ट्रायो है एक्सट्रीमिस्ट लीडर का कांग्रेस का, इनके साथ एक और महानुभाव जुड़े हैं, जिनका नाम था अरोबिंदो घोष। तो कुल मिलाकर 4 हो जाते हैं। उसके बाद इस स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट में क्या था कि हम देसी चीजों का यूज करेंगे। इंडिजीनियस गुड्स मतलब देसी चीजों का यूज करेंगे, विदेशी को बाइकॉट करेंगे। प्रमोशन ऑफ स्वदेशी प्रोडक्ट्स, देश के जो प्रोडक्ट्स है उनका प्रमोशन किया जाएगा। और जितना भी कपड़ा था अंग्रेजों का, तो लोग क्या करते थे उस समय, इसमें स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट में, रात को वो सारे लोग इकट्ठा होते थे और जितना भी विदेशी कपड़ा है उसको जलाते थे और उसके आगे पीछे भारत जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान के नारे लगाया करते थे। तो आपको ये याद रखना है, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ? 1905 में। और इसी के विरोध में भारतीयों ने स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट चलाया। और नेशनल एजुकेशन की बात करें तो नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस एस्टैब्लिश्ड टू रिप्लेस ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस। तो हम बाइकआउट कर रहे थे, तो हम अंग्रेजों के उस समय इंस्टीट्यूशंस थे, स्कूल्स थे, तो उनका भी बाइकआउट किया। और बाइकआउट के चलते ही भारतीय स्कूल भी खुले और वहां पर लोग पढ़ना स्टार्ट हुए। तो ये हमारा स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट के बारे में था। अगली बात करते हैं सूरत स्प्लिट 1907। सूरत स्प्लिट 1907। तो यहां पर अगर आप देख रहे हो तो सूरत स्प्लिट 1907 रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है। ये मैंने आपको बताया था, क्या हुआ था इस दिन, क्या हुआ था 1907 में, अभी बताया। 1907 में कांग्रेस के दो टुकड़े हुए, 1907 में कांग्रेस के दो टुकड़े हुए, एक बन गए मॉडरेट्स और दूसरे बन गए एक्सट्रीमिस्ट। एक बन गए मॉडरेट्स, नरम दल, और एक्सट्रीमिस्ट मतलब गरम दल। एट 1907 सूरत सेशन द आईएनसी स्प्लिट इनटू,
भारतीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक बनते हैं आपके, फिर से बोल देता हूं, मॉडरेट्स। और मॉडरेट्स में कौन कौन लोग थे तो आपको नाम याद रखना है। मॉडरेट्स में जो गोपाल कृष्ण गोखले का आपने नाम याद रखना है। एक्सट्रीमिस्ट में बाल गंगाधर तिलक का नाम याद रखना है। गोपाल कृष्ण गोखले, मॉडरेट्स का काम क्या था, ये अंग्रेजों तक अपनी बात कैसे पहुंचाते थे, थ्रू प्रेयर्स, पिटीशंस, प्रोटेस्ट, लेटर्स लिखा करते थे कि भाई हमारी मांगे मान ली जाए। जबकि एक्सट्रीमिस्ट का ऐसा नहीं था। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि हम अंग्रेजों से छीन के आजादी लेंगे। जो एक्सट्रीमिस्ट में बाल गंगाधर तिलक नाम मशहूर है, जिनका नारा भी एग्जाम में पूछा था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो यहां पर लिख लेंगे स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। उसके बाद कुछ यहां पर अगर आप देखो तो कुछ इंपॉर्टेंट, द डिवीजन टेम्पररी, ये जो डिवाइड हुआ था कांग्रेस के बीच में, ये टेम्पररी था। बाद में ये लोग जुड़ भी गए थे, पर फिलहाल के लिए आपको याद रखना है 1907 में सूरत सेशन हुआ था और वहां पर कांग्रेस के दो टुकड़े हुए थे, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में। मॉडरेट्स का काम क्या था, प्रेयर्स, पिटीशंस और प्रोटेस्ट। रेवोल्यूशनरी माइलस्टोन्स की बात करें, 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भारत में आया। 1909 को याद रखना है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इसमें क्या बोला गया कि मुसलमान को मुसलमान ही चुनेंगे, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स लाने की बात की गई। 1915 में गदर मूवमेंट, ये भी आपको याद रखना है, गदर मूवमेंट जो बाहर चली, देश के बाहर। ओवरसीज इंडियन प्लॉटेड आर्म्ड रिवॉल्ट, जितने भी बाहर भारतीय हिंदुस्तानी थे, जितने भी बाहर आपके हिंदुस्तानी काम कर रहे थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करना शुरू कर दी। तो उसी का नतीजा है गदर मूवमेंट 1915। 1925 में काकोरी ट्रेन इंसिडेंट हुआ था। काकोरी ट्रेन, जिसको काकोरी कांड भी कहते हैं, काकोरी ट्रेन इंसिडेंट, जिसमें ट्रेन को लूटा गया था ताकि हम आगे रेवोल्यूशन के लिए क्या करें, फंडिंग हो सके। 1928 में हिंदुस्तान, ये एचएसआरए की फॉर्मेशन हुई, हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन। तो एचएसआरए की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कब बनी, 1928 में। और भगत सिंह और उनके साथियों के द्वारा एचएसआरए बनाया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन। मैं फिर से कह दूं, हम इसको डिटेल वे में नहीं पढ़ रहे हैं, हमको सिर्फ टाइमलाइन याद रखनी है, इंपॉर्टेंट ईयर्स याद करने हैं जो एग्जाम में पूछे हैं। हमने जो ये जो पीडीएफ बनाई है, ये पिछले क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। पिछले क्वेश्चन पेपर्स में कौन कौन से साल पूछे थे वो सारा हमने इसमें डाल दिया है। आपको ये टाइमलाइन पढ़नी है। अगर आप रिवीजन कर रहे हो, अगर आप जल्दी करना चाहते हो रिवीजन, तो आप हमारी इस वीडियो का सहारा ले सकते हैं। आने वाले दिनों में हम एक एक टॉपिक को ब्रॉडर व्यू में पढ़ाएंगे आपको, तो उसके लिए हमसे जुड़े रहे। आगे बढ़ते हैं, होम रूल लीग एंड लखनऊ पैक्ट। तो होम रूल लीग आई 1916 में, होम रूल लीग 1916 में भारत में आई। चलाने वाला कौन था, एनी बिसेंट, आयरिश लेडी है, ये आयरलैंड से थी। और आयरलैंड में होम रूल लीग स्टार्ट की गई थी, आयरलैंड ने अंग्रेजों के खिलाफ। तो उसी का कंसेप्ट यहां पर भी लाया गया। तो एनी बिसेंट आयरिश लेडी हैं, और इनके साथ बाल गंगाधर तिलक महाराज और एनी बिसेंट ने मिलकर होम रूल लीग स्टार्ट की, जिसमें सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई थी ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ। तो ये जैसे आयरलैंड में आयरिश होम रूल मूवमेंट चल रही थी, वैसे ही भारत में भी ये चलाने की कोशिश की गई 1916 में। और किसने बनाया ये होम रूल लीग भारत में 1916 में, एनी बिसेंट और बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट पढ़ते हैं लखनऊ पैक्ट 1916, और लैंड मैप एग्रीमेंट बिटवीन द आईएनसी एंड मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ये समझौता हुआ था। कांग्रेस एक्सेप्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, कांग्रेस ने जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे मुस्लिम्स के, उनको एक्सेप्ट कर दिया गया। और कुछ बाकी डिमांड जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स को लेकर थी, वो डिमांड भी मानी गई। तो ये आपको याद रखना है, होम रूल लीग इंपॉर्टेंट है। लखनऊ पैक्ट कब साइन हुआ, 1916 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अपनी स्लाइड की तरफ, गांधीयन एरा। आपको याद रखना है, महात्मा गांधी जो थे विदेश में, उस समय साउथ अफ्रीका में थे जब यहाँ पर बाकी सारी चीजें चल रही हैं। तो गांधी जी 1915 में भारत लौटे थे और यहाँ पर आकर उन्होंने बड़ी सारी मूवमेंट चलाई थी। तो महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन 1915, 1915 याद रखना है आपको यार। महात्मा गांधी भारत में आते हैं 1915 में साउथ अफ्रीका से, एंड इंट्रोड्यूस सत्याग्रह। तो यहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह चलाया था, नॉन वायलेंट सिविल रेजिस्टेंस। मतलब इनका मानना था कि हमको किसी भी तरह से हिंसा नहीं करनी है, हम अहिंसा के जोर पर भी आजाद हो सकते हैं, एज द प्राइमरी वेपन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो सत्याग्रह को इन्होंने अपना मेन वेपन बनाया ब्रिटिश रूल के खिलाफ। और जब ये भारत में आए तो 1917 में, ईयर याद रखना है, चंपारण सत्याग्रह हुआ था, इंडिगो रिवोल्ट भी कहा जाता है इसको, इंडिगो रिवोल्ट। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह, ये गांधी जी का अपने में पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था इंडिया में। तो ये जो इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम भारत में लगा था, उसके खिलाफ हल्ला बोला था। 1918 में खेड़ा मूवमेंट,
1918 में गांधी जी के द्वारा खेड़ा मूवमेंट किया गया। पीजेंट्स इन गुजरात सपोर्टेड अगेंस्ट अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शन ड्यूरिंग फेमाइन एंड प्लेग। तो यहाँ पर जो गुजरात में जो सूखा पड़ा था, प्लेग पड़ा था, उसकी वजह से जो अंग्रेज थे वो क्या कर रहे थे, अनफेयर रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे। तो गांधी जी वहां पर पीजेंट्स के साथ खड़े हुए और खेड़ा सत्याग्रह को अंजाम दिया और उनकी जीत हुई। 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, गांधी जी इसका भी हिस्सा रहे, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो आपको याद रखना है चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खेड़ा मूवमेंट 1918 में, और 1918 में ही अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी, जहां पर मिल वर्कर्स और जो मालिक थे मिल के, उनके बीच में क्या करवाया गया था, समझौता करवाया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। रोलैट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसेकर। तो आपको याद रखना है रोलैट एक्ट एक काला कानून भी माना जाता है, इसको ब्लैक एक्ट भी कहते हैं, 1919 में ही पास किया कर दिया गया था। इसमें यह था कि अगर कोई भी हिंदुस्तानी अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ षड्यंत्र करता पकड़ा गया तो उसको 2 साल का बिना ट्रायल लिए उसको 2 साल की क्या हो जाएगी, सजा हो जाएगी। तो इसके विरोध में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे अमृतसर में, और वहां पर फिर जनरल डायर ने आकर गोलियां चला दी थी और हजारों मासूम लोगों की, निहत्थे लोगों की जानें चली गई थी। तो रोलैट एक्ट का पास हुआ 1919 में। द ब्रिटिश पास द रोलैट एक्ट अलाउइंग डिटेंशन विदाउट ट्रायल, मतलब ट्रायल नहीं किया जाएगा, सीधा अरेस्ट किया जाएगा, एंड सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज। गांधी कॉल्ड इट द ब्लैक एक्ट। गांधी जी ने रोलैट एक्ट को क्या कहा, ब्लैक एक्ट कहा, एंड लॉन्च्ड नेशन वाइड हड़ताल, स्ट्राइक की गई थी। और फिर वो इन फेमस दिन आता है, मनुष्य दिन, 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग मैसेकर, जहां पर जनरल डायर अपने ट्रूप्स को ऑर्डर करता है कि लोगों पे गोलियां चला दो, जिसमें बड़े मासूम निहत्थे लोगों की जान जाती है। तो 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, ये याद रखना है, और रोलैट एक्ट भी 1919 में पास किया गया था। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने अपनी किताब लिखी थी 1905 में, हिंद स्वराज, और उस किताब में गांधी जी जिक्र करते हैं कि हम अंग्रेजों के गुलाम इसलिए हैं क्योंकि हम उनको कॉपरेट कर रहे हैं, और जिस दिन हम उनको कॉपरेट करना बंद कर देंगे तो ये अंग्रेज हमारा देश छोड़कर चले जाएंगे। तो इसी से इंस्पायर होकर महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था। इसी बीच ये देखा गया कि ओटोमन जो एम्पायर है आपका, वहां पर क्या है, जो जिन सुल्तान थे, खलीफास थे, उनको उनकी पोजीशन से अंग्रेज हटा रहे थे, और इस बात का गुस्सा यहाँ पर मुसलमानों में दिख रहा था। तो गांधी जी ने एक मौके को संभालने की कोशिश की और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट के साथ क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया गया, और भारत में ये मूवमेंट स्टार्ट हो गई। तो गांधी जी लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, आपको याद रखना है 1920 में ये चलाई गई, along with the खिलाफत मूवमेंट के साथ, यूनाइटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन ए मैसिव कैंपेन ऑफ पीसफुल रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश अथॉरिटी। इसमें बाइकआउट को अंजाम दिया गया, ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट करने को कहा गया, कोर्ट्स को, स्कूल्स को, एंड टाइटल्स वर बाइकआउटेड ऑन ए मास स्केल। तो बड़े सारे विदेशी गुड्स, वहां के कोर्ट्स, अदालतें, स्कूल्स और जितने भी टाइटल्स अंग्रेजों ने दिए थे उसको क्या किया गया, बाइकआउट किया गया। खिलाफत क्या है, मुस्लिम प्रोटेस्टेड द डिसमेनेजमेंट ऑफ द ओटोमन कैलिफेट आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो ओटोमन एम्पायर की पावर्स को अंग्रेज छीन रहे थे, इस बात का गुस्सा मुसलमानों में भारत में भी था, तो वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ गांधी जी के साथ जुड़कर अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। और इसी के बाद होता है चोरी चौरा इंसिडेंट 1922 में, जहां पर एक पुलिस पोस्ट को जला दिया जाता है, जिसमें बड़े सारे पुलिस ऑफिसर्स क्या किए हो जाते हैं, मारे जाते हैं। और गांधी जी, आपको पता है, हिंसा में बिलीव नहीं करते थे, अहिंसा के पुजारी थे, जिस वजह से उन्होंने मूवमेंट को बंद कर दिया। तो आपको याद रखना है, वायलेंट मॉब बर्न्ड अ पुलिस स्टेशन, गांधी विड्रॉ द मूवमेंट, शॉकिंग मेनी लीडर्स। तो आपको याद रखना है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में चली और 1922 में इसको बंद कर दिया गया, फॉलोइंग चोरी चोरा इंसिडेंट। तो चोरी चोरा इंसिडेंट 1922। तो यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, एग्जाम में पूछा गया है, चोरी चोरा इंसिडेंट 5 फरवरी 1922 में हुआ था। यही कारण था कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया था, पोस्टपोन कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, साइमन कमीशन 1928। आपको याद होगा, साइमन गो बैक के नारे लगे थे, बड़ा मशहूर हुआ था, सीरियल्स में भी दिखाया गया है, जिसमें हमारे जो लाला लाजपत राय थे, उनके सिर पे क्या लगती हैं, चोटें लगती हैं, और वो गंभीर रूप से घायल होते हैं और बाद में वो शहीद हो जाते हैं। तो ये साइमन कमीशन कब आया भारत में, 1928 में। ये ऑल ब्रिटिश कमीशन था, ये कमीशन भारत में आया। इसका विरोध क्यों हुआ, क्योंकि इसमें एक भी हिंदुस्तानी नहीं था, सारे गोरे थे, तो इस बात का विरोध किया जा रहा था। द साइमन कमीशन हैड नो इंडियन मेंबर्स। तो आपको याद रखना है, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। कंट्री जिसमें लोगों में गुस्सा था, इंडियंस डिमांडेड रिप्रेजेंटेशन इन डिसीजंस अबाउट देयर ओन गवर्नमेंट। तो इंडियंस की, भारतीयों की ये मांग थी कि अगर साइमन कमीशन भारत की बात करने आ रहा है तो उसमें सारे के सारे मेंबर्स अंग्रेज क्यों, भारतीय रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए। तो जब भारतीय रिप्रेजेंटेटिव नहीं था साइमन कमीशन में, तो यहाँ पर फिर नारे लगना स्टार्ट हो गए थे साइमन कमीशन के खिलाफ, और नारा बड़ा मशहूर हुए थे, साइमन गो बैक। तो ये नारा है साइमन गो। मैसिव प्रोटेस्ट नेशन वाइड विद आइकॉनिक स्लोगन था ये, लाला लाजपत राय वाज ब्रूटली इंजर्ड इन अ लाठीचार्ज। इसी के अगेंस्ट
प्रोटेस्ट करते हुए लाला लाजपत राय के सिर पर चोटें आई थी, जिसके बाद से वो अपनी इंजरीज के कारण उनकी डेथ हो गई थी, वो शहीद हो गए थे। क्योंकि इस कमीशन इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, इस कारण से इसका विरोध हो रहा था। बड़ा ही आइकॉनिक नारा चला था, साइमन गो बैक। और इसी 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 कमीशन का विरोध करते करते लाला लाजपत राय शहीद हो गए थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ईयर याद रखेंगे बच्चों, 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। द दांडी मार्च बिकम वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एक्ट्स ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट इन वर्ल्ड हिस्ट्री। दांडी मार्च को भी याद रखना है, इसकी डेट्स, इसका ईयर यहां पर होगा 12 मार्च 1930 दांडी मार्च। अब देखो दांडी मार्च क्या था कि साल्ट के ऊपर ये मार्च निकाला गया था। नमक एक ऐसी चीज है जो गरीब के घर में भी यूज होता है, अमीर के घर में भी यूज होता है, उसको अमीर भी खाता है, उसको गरीब भी खाता है। बट अंग्रेजों ने इस पर अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश की थी, मतलब अगर नमक यूज करना था तो उसको टैक्स देना पड़ता था। इसी का विरोध गांधी जी के द्वारा किया गया, दांडी मार्च निकाला गया 12 मार्च 1930 को। दांडी मार्च begins. Gandhi and 78 followers walked 390 किलोमीटर from साबरमती आश्रम to the coastal village of Dandi. तो उनके अपने आश्रम साबरमती आश्रम से ये स्टार्ट हुआ, तकरीबन 390 किलोमीटर की यात्रा थी, दांडी तक पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने ये सॉल्ट लॉ तोड़ दिया। गांधी पिक्ड अप अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट, ये देखो यहाँ पर पिक्चर में बताया जा रहा है गांधी जी किस तरह से सॉल्ट उठा रहे हैं। और ये एक तरीका था कि हम अब अंग्रेजों की बात नहीं मानेंगे, और हमने सॉल्ट जो है उसको गांधी जी ने उठाकर ये जो सॉल्ट लॉ है इसको तोड़ दिया। 1931 में गांधी इरविन के बीच में समझौता हुआ, वाइसरॉय इरविन के बीच में समझौता हुआ, एग्रीमेंट साइंड। तो ये भी याद रखना है, गांधी इरविन के बीच में समझौता कब हुआ, 1931 में। एग्रीमेंट साइंड, सिविल डिसोबीडियंस सस्पेंडेड। तो ये एग्रीमेंट साइन किया गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया और कुछ पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया था। और बाद में आपको पता है इसी साल भगत सिंह को भी क्या कर दिया गया था, शहीद कर दिया गया था, फांसी दे दी गई थी। उसके बारे में हम किसी दिन और डिस्कस करेंगे जब हम इलैबोरेट तरीके से पढ़ेंगे। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में आपको याद रखना है, 1930 से लेकर 1932 तक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चली। तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, कहां पर हुई है, लंदन में। किस लिए, टू डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स फॉर इंडिया, कि भारत के लिए हम क्या कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस कर सकते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा है। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुई, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुई, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुई। तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में, इसका कांग्रेस ने बाइकआउट किया शुरू में, बाइकआउटेड बाय द कांग्रेस। किसने पार्टिसिपेट किया, मुस्लिम लीग, प्रिंसली स्टेट्स एंड अदर ग्रुप्स ने इसको अटेंड किया। नो सिग्निफिकेंट, कोई भी इसका नतीजा नहीं निकला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। पहली आपको याद रखना है, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने बाइकआउट किया था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुई। गांधी जी पार्टिसिपेटेड एज द सोल कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव, कांग्रेस की तरफ से अकेले गांधी जी ने इसका हिस्सा बने। डिस्कशंस ऑन माइनॉरिटी राइट्स एंडेड इन अ डेडलॉक, जो माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर बात कर रहे थे उस पर भी कोई नतीजा नहीं निकला। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुई, पोरली अटेंडेड, यहां पर भी इतने लोग नहीं गए। कांग्रेस एब्सेंट अगेन, कांग्रेस यहां पर भी नहीं गई थी। लेड टू द कम्युनल अवार्ड एंड इवेंचुअली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसकी वजह से कम्युनल ग्राम से मैकडोनल्ड्स ने कम्युनल अवार्ड अनाउंस कर दिया एंड इवेंचुअली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये क्या था इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आपको याद रखना है तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कौन कौन से साल में आपके सामने है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या था, द लॉन्गेस्ट एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एट दैट टाइम, उस समय का सबसे लंबा एक्ट था, कानून था ब्रिटिश पार्लियामेंट का। कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दिस लेजिस्लेशन बिकम द बेसिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको याद रखना है यही एक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस बना। तो बड़ी सारी चीजें हमने इस एक्ट से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ली हुई हैं, तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाता है, और ये उस समय का सबसे लंबा ब्रिटिश पार्लियामेंट था। तो इसमें बड़ी सारी चीजें हैं, हालांकि इतना जरूरी नहीं है इसको जानना, इतना डिटेल वे में आपको नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप जेकेपी कांस्टेबल का एग्जाम तैयार कर रहे हैं, आपको सिर्फ एयर से मतलब होना चाहिए। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करी थी, इसमें फेडरल स्ट्रक्चर की बात की गई और कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशंस की बात की गई। तो अभी के लिए आपको सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में ये याद रखना है, ये उस समय का सबसे लंबा ब्रिटिश पार्लियामेंट था और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस एंड आईएनए मतलब इंडियन नेशनल आर्मी, वन ऑफ द मोस्ट कैरिस्मेटिक लीडर्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इनके बारे में हर कोई जानता है। अब इनके बारे में एग्जाम में जो जो क्वेश्चन पूछे हैं वो आपके स्क्रीन पर है। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का हरिपुरा सेशन हुआ था 1938 में, तो
तो इलेक्टेड आईएनसी प्रेसिडेंट विद गांधी जी सपोर्ट, गांधी जी की सपोर्ट के कारण इनको क्या किया गया था, प्रेसिडेंट बनाया गया था। उसके बाद इनके और गांधी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है किसी बात को लेकर, तो ये इस्तीफा दे देते हैं। 1939 में सुभाष चंद्र बोस अपनी एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा बनाया गया, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया। आफ्टर द त्रिपुरी क्राइसिस बोस फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक टू रैली रेडिकल नेशनलिस्ट। 1943 में आजाद हिंद गवर्नमेंट, आजाद हिंद फौज बनती है। एस्टैब्लिश द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन सिंगापुर में ये बनाते हैं। आईएनए के फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, द इंडियन नेशनल आर्मी फॉट अलोंगसाइड जापान टू लिबरेट इंडिया, जापान के साथ इंडियन नेशनल आर्मी ने काम किया भारत को आजाद कराने के लिए। और इनके जो दो प्रमुख नारे बहुत मशहूर हुए सुभाष चंद्र बोस के, जय हिंद और दिल्ली चलो। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। क्रिप्स इंडिया मिशन एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्रिप्स मिशन कब भारत में आया, 1942 में। ईयर याद रखना है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, क्या क्या एग्जाम में पूछा गया है वो सारी हमने पीडीएफ में लिखा है, कौन कौन सी चीज कौन कौन सा ईयर यहां पर पूछा गया है, तो आपको इसके बारे में क्या रखना है, ध्यान रखना है। अगली यहां पर चलते हैं, क्रिप्स इंडिया मिशन 1942 में भारत में आया। इसको लीड कौन कर रहा था, सर स्टैफर्ड क्रिप्स इसको लीड कर रहे थे। इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की बात करी कि भारत को हम आजाद तो करेंगे पर भारत को कंट्रोल अंग्रेज ही करेंगे और यहां पर हम उनको नुमाइंदे चुनकर दे देंगे भारत को, पर कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, ब्रिटेन के हाथ में। तो ये क्रिप्स इंडिया मिशन था। द ऑफर वॉज रिजेक्टेड बाई कांग्रेस, कांग्रेस ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। गांधी जी कॉल्ड इट अ पोस्ट डेटेड चेक। तो आपको यह याद रखना है कि गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किस मिशन को कहा है, क्रिप्स मिशन को, जो 1942 में भारत में आया, और गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा। तो एग्जाम में आया हुआ है कि पोस्ट डेटेड चेक किस मिशन को गांधी जी ने कहा, तो क्रिप्स इंडिया मिशन को। तो इसी से नाराज होकर, इसी मिशन से नाराज होकर क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने चलाई थी। आपको याद रखना है क्विट इंडिया मूवमेंट कब चली, 8 अगस्त 1942 को। गांधी जी लॉन्च द फाइनल मास मूवमेंट विद द कॉल डू और डाई। तो इनका ये नारा बड़ा मशहूर है, डू और डाई, गांधी जी का क्विट इंडिया मूवमेंट में। द ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड विद मास अरेस्ट, ब्रिटिशर्स ने रिस्पॉन्ड किया, बड़े सारे लोगों को अरेस्ट किया गया। तो ये कहानी थी। तो आपको याद रखना है क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को। क्रिप्स मिशन कब आया भारत में, 1942 में। और क्रिप्स इंडिया मिशन को लीड कौन कर रहा था, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। और गांधी जी ने किस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, तो क्रिप्स इंडिया मिशन को। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, कैबिनेट मिशन एंड माउंटबेटन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ईयर याद रखना है। प्रपोज्ड फेडरल यूनियन ऑफ इंडिया विद 3 टायर स्ट्रक्चर, इन्होंने देश बनाने की, फेडरल यूनियन ऑफ इंडिया बनाने की मांग को एक्सेप्ट किया। 3 टायर सिस्टम की बात की गई। लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्राफ्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको याद रखना है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये किस मिशन के रिकमेंडेशंस पे बनी, तो ये कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशंस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी भारत की। ये वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जो आगे चलकर भारत का संविधान लिखेगी। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो किस मिशन प्लान के रिकमेंडेशंस पे बनी, तो वो कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशंस पर बनी है, और कैबिनेट मिशन 1946 में। फिर आपको याद रखना है इनफेमस माउंटबेटन प्लान, एग्जाम में बड़ी बार आया है ये माउंटबेटन प्लान, 3 जून 1947 को। और इस समय क्या किया गया, भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए, एक बना पाकिस्तान और एक बना इंडिया। तो इस प्लान में वो था। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, 18 जुलाई को पास किया जाता है। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का पास किया जाता है, 18 जुलाई को ये एक्ट पास किया जाता है। डेट याद रखना, ब्रिटिश पार्लियामेंट पासिस द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। 2 नेशंस को क्रिएट किया जाता है, इंडिया एंड पाकिस्तान एस्टैब्लिश एज इंडिपेंडेंट डोमिनियंस। और 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे, इंडिया गेन फ्रीडम, 15 अगस्त को भारत आजाद होता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की फेमस स्पीच है, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा है, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। तो ये स्पीच फेमस है, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी अगर आप वीडियोस देखो तो वहां पर मैंने फेमस स्लोगन्स के बारे में बात की गई थी, जो भारत की इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है उसमें भी इसका जिक्र किया गया था। तो ट्रस्ट विद डेस्टिनी ये स्पीच किसने दी, नेहरू जी ने दी। और ये इनकी स्पीच का एक हिस्सा है। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट और व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, ये किसने कहा अपनी स्पीच में, जवाहरलाल नेहरू साहब ने। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, ये रिवीजन है। 1857 रिवॉल्ट, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1905 स्वदेशी मूवमेंट, 1930 दांडी मार्च, 1947 इंडिया इंडिपेंडेंस। ये 90 साल लगे फ्रॉम द रिवॉल्ट ऑफ 1857 टू इंडिया इंडिपेंडेंस इन 1947। तकरीबन 90 साल जोर लगाया, उसके बाद भारत ने ब्रिटिश एम्पायर को अपने घुटनों में ला दिया था। कुछ आपको इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं जो आपको याद रखने हैं अपनी क्विक रिवीजन के लिए। 1857 इवेंट, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, रिवॉल्ट ऑफ 1857,
1885 में आईएनसी की फॉर्मेशन हुई। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ। सूरत स्प्लिट कब हुआ? 1907 में हुआ। होम रूल लीग मूवमेंट या लखनऊ पैक्ट कब साइन किया गया? 1916 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। खेड़ा और अहमदाबाद वो जो मूवमेंट है गांधी जी के द्वारा चलाई गई 1918 में। जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में। साइमन कमीशन 1928 में। दांडी मार्च 1930 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये जो सारे एयर हैं ये पीवाईक्यू भी हैं और कहीं ना कहीं पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मैं फिर से रिपीट कर लेता हूं। 1857 रिवॉल्ट ऑफ 1857 आपको ये तो याद रहेगा। आईएनसी की फॉर्मेशन कब हुई? 1885 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ? 1905 में। सूरत स्प्लिट कब हुआ? 1907 में। होम रूल लीग मूवमेंट या लखनऊ पैक्ट कब साइन हुआ? 1916 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। खेड़ा और अहमदाबाद 1918 में। जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में। साइमन कमीशन 1928 में। दांडी मार्च 1930 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में। तो ये कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। मोस्ट रिपीटेड एग्जाम क्वेश्चंस क्विक रेफरेंस के लिए जो ये पीवाईक्यू हैं, बड़ी बार जो एग्जाम में पूछा गया है वो कौन कौन से साल पूछे गए हैं वो यहां पर देख लो। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अभी बताया 1857। आईएनसी का फॉर्मेशन 1885। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। जलियांवाला बाग मैसेकर 1919। दांडी मार्च 1930। क्विट इंडिया 1942। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। सूरत स्प्लिट 1907। लखनऊ पैक्ट 1916। पूर्ण स्वराज की डिमांड 1929 लाहौर में। कराची 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची सेशन हुआ, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई। और हरिपुरा जिसमें सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने वो 1938 में। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्ट्स जो आप एग्जाम के लिए तैयार करेंगे वो ये है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में। रोलाट एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स जैसे स्वदेशी और बाइकआउट 1905 में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में और चोरी चोरा इंसिडेंट 1922 के बाद इसको बंद कर दिया गया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में। यहीं पर दांडी मार्च भी हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। तो एक क्विक रिवीजन के लिए आपके सामने ये सारी चीजें थी। तो आपको क्या क्या फोकस करना है एग्जाम में, डेली रिवाइज करो। डेट्स, लीडर्स और एक्ट्स पर आपको क्या करना है, फोकस करना है। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में आपको हमारे टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाइए। वहां पर आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगी। तो मैं फिर से कह देता हूं कि आज का जो ये सेशन था ये सिर्फ टाइमलाइन बेस्ड था। इसको हमने प्रॉपर ब्रॉडर व्यू में इसको नहीं समझाया है। आने वाली क्लासेस में हम एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए जो जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ एयर्स, लीडर्स, डेट्स ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्विक रिवीजन से, इस पीडीएफ के माध्यम से आप अपनी क्विक रिवीजन कर सकते हैं। और साथ में ये सारा पीवाईक्यू बेस्ड था। आने वाले दिनों में और लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।